everyone, hope you all are good, and in this video we are going to cover the next two topics of your chapter 9, which is an introduction to history, and we are first going to talk about the time frame in history. ऑलराइट, इससे पहले जो हमने वीडियोस आपके साथ डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट एग्जैक्टली हिस्ट्री इज, हिस्ट्री एग्जैक्टली होता क्या है, और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री क्या होता है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़े, उसका क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ मोटे मोटे से पॉइंट्स देखे थे और वेल डिस्क्राइब करके भी हमने देखा था. And now let's talk about its time frame. Alright, जो हिस्ट्री के अंदर टाइम फ्रेम है उसके बारे में बात करते हैं. जो टाइमिंग है, जो हिस्टोरी है, उसको दो पार्ट्स में बांटा हुआ है. लेट मी रीड इट फॉर यू. हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द पास्ट इनटू टू पीरियड्स. वन इज प्री हिस्टोरी एंड द सेकंड वन इज हिस्टोरी. तो हिस्ट्री को जो हिस्टोरियंस है, एज यू ऑल नो व्हाट इज हिस्टोरियन, तो हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री को स्टडी करने वाले पर्सन को हिस्टोरियन बोला जाता है. ठीक है, स्टडिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स, इसको हम हिस्टोरियन बोलते हैं. तो हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को टू पार्ट्स में बांटा हुआ है, व्हिच इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्री हिस्टोरी एंड द सेकंड वन इज हिस्टोरी. ऑलराइट, एक है हमारा प्री हिस्टोरी और एक है हमारा हिस्टोरी. तो प्री हिस्टोरी के अंदर हम क्या चीज करते हैं, तो प्री हिस्टोरी उस फेज को बोला जाता है, उस फेज को बोला जाता है या फिर उस टाइम को बोला जाता है जब लोग नहीं जानते थे हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट. जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, विच मीन्स उस टाइम का कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमें नहीं मिल पाता है. तो जो वो टाइम है उस टाइम को हम प्री हिस्टोरी के अंदर देखते हैं. ठीक है, बेसिकली देखें तो प्री हिस्टोरी एक ऐसा फेज था जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उस टाइम के कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं. पर कैसे पता चलेगा, प्री हिस्टोरी में भी तो लोग होते थे ना, उस टाइम पे भी लोग खाते पीते थे, उस टाइम पे भी लोग सर्वाइव करते थे, कैसे उन लोगों की चीजें होती थी, उन सब चीजों के बारे में कैसे पता चलता है, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट पीपल. उस एज में जो लोग रहते थे उन लोगों के जो रिमेन्स, कुछ बचे हुए जो अवशेष है, जैसे कि उन लोगों के घर पे इस्तेमाल किया जाने वाला पॉट हो गया, कोई और जो विमेन्स होती थी उनके ज्वेलरी हो गया, या फिर जो वो वेपन्स यूज करते थे जैसे कि बोन से बना हुआ कोई वेपन या फिर कोई पत्थर से बना हुआ कोई वेपन. तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है, ये जो चीजें हैं, इसको जो आर्कियोलॉजिस्ट होती है, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो जमीन के अंदर गहरे तक डिग करते हैं, बहुत गहराई तक डिग करके जाते हैं और फिर उसको वो एक्सकेवेट करके लाते हैं, एक्सकेवेट करते हैं और फिर उसी के ऊपर वो स्टडी करते हैं और फिर उसको पूरा लैब वगैरह में वो प्रॉपर्ली स्टडी करने के बाद वो हमारे सामने एक थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ उस टाइम पे इन टूल्स से हो सकता है कि ये बोन्स के बने हुए जो टूल्स हैं उनसे ये चीज़ें की जाती होगी, उससे हंटिंग की जाती होगी या फिर उससे जमीन की प्लॉफिंग की जाती होगी. तो ऐसे करके कुछ हमारे सामने थ्योरीज प्रेजेंट करते हैं जिसको हम देखते हैं प्री हिस्टोरी के अंदर. अभी एक मैंने टर्म दिया आपको आर्कियोलॉजिस्ट. एग्जैक्टली आर्कियोलॉजी क्या होता है वो मैं बताती हूँ. जो प्री हिस्टोरी होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है ऑन आर्कियोलॉजी. ठीक है, प्री हिस्टोरी जो है वो डिपेंड्स ऑन आर्कियोलॉजी. अब आर्कियोलॉजी होता क्या है, आर्कियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द पास्ट रिमेन्स, जो एंशिएंट पीपल के जो रिमेन्स है, जो बचे हुए अवशेष है, भले वो पॉट हो, बोन हो, उनकी ज्वेलरी हो, कॉइन्स हो, उन सभी चीजों के स्टडी को आर्कियोलॉजी बोला जाता है. द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट पीपल इज नोन एज आर्कियोलॉजी. ठीक है, आर्कियोलॉजी होता है और आर्कियोलॉजी की स्टडी करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट. वेल, लेट मी रीड इट फॉर यू. Prehistory has the period when people did not know how to read and write, which means again as I said कि जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, that period comes under prehistory. So उस टाइम को, that's why there are no written records of the past. Our knowledge of prehistory is based entirely on archaeology. To understand prehistory, archaeologists dig deep into the ground and dig out the remains of the past. This physical remains such as pots, jewelry, tools, coins, bones, etc. help them to know about the past. और ये सब जो tools, bones, coins या फिर jewelry, pots, ये सभी जो चीजें हैं उन सभी स्टडी करके जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजी द स्टडी, पढ़ाई उस चीज की, जो पास्ट रिमेन्स उन सबकी पढ़ाई को बोला जाता है आर्कियोलॉजी. और जो पर्सन होता है जो इस चीज को पढ़ता है, ही इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. राइट, उस पर्सन को बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट. और नेक्स्ट बात करें अगर हिस्टोरी के बारे
बारे में, तो हिस्ट्री उस टाइम की बात हम करते हैं, हिस्ट्री के अंदर हम उस टाइम की बात करते हैं जब लोग लिखना पढ़ना जानते थे। इट मीन्स इस टाइम पे जब हम पढ़ते थे, इन सब की ये जो हिस्ट्री की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इस टाइम की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें किसी लिखित चीज़ से मिलती है। लिखित चीज़ मतलब रिटन रिकॉर्ड से हम इस चीज़ को पढ़ पाते हैं, ठीक है। इट मीन्स इस टाइम के जो लोग थे उन लोगों को लिखना पढ़ना आ गया था, और पुराने टाइम के ऐसा नहीं था कि उनके पास पेन हो, पेपर हो, मार्कर हो, बोर्ड हो, तो ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। तो वो क्या करते थे, उन लोगों की जो लिखित चीज़ें होती थी वो होती थी इधर रॉक्स पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स पाए जाते थे, ठीक है, यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स पाए जाते थे। एंड देन मैं बताती हूँ कि ये जो लिखते थे वो कहाँ पे लिखते थे, क्योंकि उसके पास पेपर पेन या बोर्ड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो वो जो लिखते थे वो लिखते थे रॉक्स पे, पत्थरों पे लिखते थे, या फिर पिलर्स पे लिखते थे। पिलर्स आप जानते हो जो खंबे होते हैं, उन खंबों पे लिखे जाते थे। साथ ही साथ इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे उनके, कुछ मार्बल वगैरह पे उनका लिख देना, पत्थर पे लिख देना, आप उसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लेंगे, रॉक पे, पिलर पे, या फिर पेड़ों के जो खाल होते थे, पेड़ों के जो बिल्कुल बार्क होता था उसको निकाल के फिर उस पर लिखा जाता था। साथ ही जो कुछ पर्टिकुलर ट्रीज के, जैसे कि पाम ट्री हो गया, तो पाम ट्री के पत्तों पे लिखा जाता था और फिर उसको एक साथ रखा जाता था। एंड देन ऐसे ही स्टडी की जाती थी चीज़ों की, और ऐसे ही उन चीज़ों को लिखा जाता था। तो ये एग्जैक्टली हम अगर देखें तो प्री हिस्टोरी जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे, जिसके हमारे सारे जो स्टडीज हैं वो डिपेंड होती हैं ऑन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट पीपल, और आर्कियोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु डू आर्कियोलॉजी, जो कि आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, ही इज नोन एज, जो आर्कियोलॉजी करते हैं ही इज नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्ट्री वो फेज होता है जब लोगों को पढ़ना लिखना आ गया था, रिटन रिकॉर्ड्स यहाँ से हमें पाए जाते हैं, और रॉक, पिलर, इंस्क्रिप्शंस, या फिर जो क्ले टैबलेट्स होते हैं उन सब चीज़ों पे, क्ले प्लेट्स जो होते हैं उन सब चीज़ों पे लिखे जाते थे, ठीक है। तो ये होते थे हमारे हिस्ट्री में जो दो टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, एक प्री हिस्टोरी और एक हिस्टोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें हिस्ट्री में दो और टर्म्स मिलते हैं, विच इज हम जब हर बार ही देखेंगे ना, तो हमें हिस्ट्री के अंदर जब हम डेट्स की बात करते हैं, एंशिएंट टाइम की जब हम बात करते हैं, तो हमारे सामने दो टर्म्स आते हैं, विच इज बीसी एंड एडी। बीसी और एडी जो है ईयर्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बीसी विच मीन्स बिफोर क्राइस्ट, जिसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ बीसी एंड एडी, तो आपको लिखना है प्रॉपर्ली इट्स बिफोर क्राइस्ट, और जो एडी है उसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। आई टेल यू it's the correct spelling, well, single line, Anno Domini. Alright, so BC stands for before Christ and AD stands for Anno Domini. Before Christ उस टाइम पीरियड को बोला जाता है जब क्राइस्ट का बर्थ से पहला वाला फेज है, ठीक है। मतलब जीसस क्राइस्ट ऑल नो ही इज द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं उनके गॉड है जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट से उनके बर्थ से जितने भी पहले का टाइम है दैट इज काउंटेड एज बीसी, बिफोर क्राइस्ट करके, और उनके जस्ट बर्थ के बाद एडी में कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि एडी फॉर आफ्टर डेथ, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट और ये आफ्टर डेथ, पर ऐसा नहीं है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर्स ऑफ गॉड, ये ब्रैकेट है, इन द ईयर्स ऑफ गॉड, ठीक है, या फिर इन द ईयर्स ऑफ क्राइस्ट ऐसा बोल दो। तो इनके जो बर्थ के बाद का पूरा जो टाइम है, अगर हम आज बोले, ठीक है, एक सिंपल से टर्म में देखना, इससे पहले कोई हमारा एज ऐसे लिया नहीं गया था। इससे पहले के जो टाइम है हम 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 100 BC, 200 BC ऐसे करके हम इनके बर्थ से पहले के जितने भी टाइम है उनको हम देखते हैं। और इनसे बाद का, इनके बर्थ के बाद से, मतलब बर्थ हुआ उनका, वो पैदा हुए, एंड देन पैदा होने से लेकर वो जितने भी लाइफ जिए वो, और साथ ही साथ उसके बाद भी जो कि अब तक चल रहा है, जैसे कि आज हमारा 2020 चल रहा है, राइट, आज 2020 चल रहा है, तो कभी तो ऐसा रहा होगा बैक इन द, मतलब यहाँ पे कभी तो ऐसा रहा होगा जब इसका ओरिजिन हुआ हो, ठीक है, कि हाँ ये जो है ये फर्स्ट ईयर माना जाएगा। कभी तो ऐसा लिखा गया होगा ना डेट की 17 जुलाई, और यहाँ पे सन के जगह पे, ईयर के जगह पे यहाँ पे लिख दिया गया हो सिर्फ 1, कभी तो ऐसा रहा होगा ना। तो ये जो 1 है वो इस टाइम का है, ठीक
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे उनका बर्थ हुआ तो यहाँ से वर्क स्टार्ट हो जाता है, एंड देन यहाँ से धीरे धीरे करके द ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 100 200 एंड देन 2020 तक आज हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो उनके बर्थ को, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को अगर हम आज नॉर्मली देखें तो कितना टाइम हो चुका है, उनके बर्थ को आज टोटल 2020 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे है आपके बीसी और एडी के टर्म्स, और इसके बाद के जितने भी टाइम है हम इनको सीधा सा काउंट करते हैं। इट मीन्स अगर हम बोलते हैं कि 380, इट मीन्स हम इससे जस्ट पीछे आएंगे और हमें पता चल जाएगा कि बर्थ के, जीसस क्राइस्ट के बर्थ होने के 300 साल बाद, इट मीन्स 300 का जो हमारा ईयर है उसी को हम बोलेंगे कि 380। अब अगर बोलते हैं कि 200 बीसी करके अगर बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि 200 बीसी, ये हम बैकवर्ड काउंट करते हैं, ये जितना ज्यादा होता जाएगा, जैसे कि अगर 300 हो जाता है तो ये पीछे चलता चला आएगा। ठीक है, 200 300 400 500 ऐसे करके। ठीक है, तो ये पीछे चलता चला आएगा। इट मीन्स अगर ये 1 है, 1 बीसी है, तो 1 बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जस्ट 1 साल पहले। ठीक है, देन ये हमारा बैकवर्ड काउंट होता है, ये हमारा नॉर्मल जैसे काउंट होता है वैसे ही काउंट होता है फॉरवर्ड करके। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज इट, इतना ही बोलना था कि यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट और एडी का आप लोग टर्म समझ गए होंगे कि, और यहाँ पे इन दोनों का जो फुल फॉर्म है उसको जरूर माइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में। अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल फीचर है विच इज ऑल्सो वी कॉल पॉलिटिकल डिवीजन जो है, पॉलिटिकली हाउ इट इज डिवाइडेड, ये जो है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, विच इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो हमारा कंट्री की बात करते हैं, हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अलग अलग तरीके के फिजिकल डिविजन्स पाए जाते हैं, राइट, मतलब ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग अलग है। यहाँ पे हर जगह पे जमीन जो है वो एक जैसा नहीं है, कहीं बहुत ऊंची जमीन है विच आर टर्म्ड एज माउंटेन्स, कहीं भी बहुत फर्टाइल लैंड है और बहुत प्लेन जमीन है जिसको हम प्लेन्स कहते हैं, फर्टाइल लैंड या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि ऊबड़ खाबड़ है, रॉकी माउंटेन्स है, फ्लैट टॉप वाले जगह है जैसे कि प्लेट्स हमारे रीजन हो गए। तो ये सारे कुछ ऐसी जगह है और बहुत सारे रिवर्स भी हैं हमारे इंडिया में। तो ये जो है कुछ क्वालिटीज है जो कि इंडिया के हिस्ट्री मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाउ, अब बात करते हैं हम अगर इंडिया की, तो इंडिया जो है हमें पता है कि इंडिया जो है वो एशिया के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है, राइट, ऐसे नहीं कि यहाँ पे कर देते हैं, वेल दिस इज नॉट कॉल्ड एशिया, तो ऐसे मैं इसमें स्टॉप कर देती हूँ। तो इंडिया जो है वो साउथर्न पार्ट में प्रेजेंट है ऑफ एशिया। ठीक है, तो एशिया के साउथर्न पार्ट में प्रेजेंट है। तो जो हमारे यहाँ पे टॉप पे, इन द टॉप पे, जो इंडिया के टॉप पे हमारे माउंटेन्स है, पर्वत जो है वो इंडिया को नॉर्थ साइड मतलब सेंट्रल एशिया से अलग करता है, साथ ही वेस्टर्न एशिया से भी अलग करता है। तो वहीं पे टर्म आता है, लेट मी रीड इट फॉर यू। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी हैज प्लेड अ वाइटल रोल। ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया हैज डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स। देयर आर हाई माउंटेन्स, हॉट डिजर्ट्स, फर्टाइल रिवर वैली एंड numerous rivers. The Himalaya range in the north separates India from Central Asia and Western Asia, but there are passes in these mountain ranges like the Khyber Pass and Bolan Pass. These passes provide routes of contact throughout the ancient period. Numerous tribes crossed these mountain passes. अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ बार बार कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के लिए ये जो हमारा ज्योग्राफिकल फीचर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ, जो हमारा ये इंडिया है, इंडिया में जो नॉर्दर्न हमारे माउंटेन्स है वो एक एक ऐसी जगह है जो कि एक ऐसा पोर्शन ऑफ अ कंट्री है जो कि इंडिया को सेंट्रल एशिया से अलग करता है, साथ ही वेस्टर्न एशिया से भी इसको अलग कर देता है। वेल, इन माउंटेन्स में बहुत सारे पासेस हैं। माउंटेन पासेस उन जगहों को कहते हैं, उन रूट्स को कहते हैं जो कि एक जगह को दूसरे जगह से कनेक्ट करता है थ्रू द माउंटेन। माउंटेन से ही होके, इट मीन्स अब उसके लिए चढ़ाई नहीं करके आना है, अब बस उस रास्ते को लेना है, तो उस रास्ते के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह माउंटेन क्रॉस करके आ सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड माउंटेन पासेस, जैसे कि खाइबर पास या फिर बोलान पास, या फिर यहाँ पे माउंटेन रेंजेस में आपको खाइबर पास और बोलान पास जैसे कुछ माउंटेन पासेस देखने मिलेंगे, जिसमें से बहुत सारे एंशियंट टाइम पे, बहुत ही पुराने टाइम पे लोग थे, मतलब कुछ जो जनजातियां थी, कुछ पर्टिकुलर ट्राइब जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए थे। इन पासेस के थ्रू ही वो एक जगह से दूसरे जगह पे आके सेटल हो गए थे। Alright, below the mountain ranges spread great plains of the Indus and Ganga river.
These plains are very fertile. Many kingdoms since ancient time prospered in these plains. The river valley were areas where humans settled first. Alright, यहाँ पे जो हम देखते हैं just down the mountains, mountains के just बाद जो है ये वाला पोर्शन ऐसा आता है जो कि रिवर वैली के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे गंगा या फिर इंडस रिवर तो यहाँ पे फ्लो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जमीन बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है। उपजाऊ जमीन आप जानते होंगे, वो जमीन जहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती हो, जो बहुत उपजाऊ हो, ठीक है, दैट लैंड इज कॉल्ड फर्टाइल लैंड। तो यहाँ का जो जमीन है वो बहुत फर्टाइल है, जिसकी वजह से क्या होता है, पुराने टाइम पे बहुत सारे जो किंगडम थे वो इन जगहों पे प्रॉस्पर हुए थे, समृद्ध हुए थे, ठीक है। तो इन्हीं जगहों में क्या हुआ, बहुत सारे लोग एंशियंट टाइम पे सेटल होने लगे थे। वेल, राजा महाराजाओं का किंगडम तो बहुत बाद में आया, पर उससे पहले से ही, बहुत टाइम पहले, बिल्कुल एंशियंट टाइम से ही जो है यहाँ पे रिवर वैलीज पे लोग सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं। वेल, फर्स्ट प्लेस जो था लोगों का सेटल होने का वो यही था। लोग एक जगह पे जब स्थिर होकर रहने लगे थे वो यही था। क्यों? कुछ रीजंस है इसके, जैसे कि द रिवर प्रोवाइडेड सफिशिएंट वाटर टू सपोर्ट लार्ज सेटलमेंट। किसी बड़े से सेटलमेंट में, मतलब बहुत सारा लोग जब एक साथ अगर इकट्ठा होकर भी सेटल हो जाते हैं तो उसके लिए भी रिवर जो था कभी पानी की कमी नहीं करता था, है ना। उनके पास सफिशिएंट पानी रहता था हमेशा ही। साथ ही साथ फर्टाइल लैंड होने की वजह से क्रॉप्स भी जो है बहुत इजीली ग्रो हो जाते थे, बहुत आसानी से ग्रो होते थे, और उनका पेट भरने के लिए फूड का भी उनके पास कमी नहीं होती थी। जस्ट देन द रिवर सर्व्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। साथ ही जो रिवर थे वो एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी काम करता था, क्योंकि रिवर के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के रास्ते के थ्रू वो जा सकते थे। तो ये था हमारा माउंटेन रेंजेस और फर्टाइल लैंड जो कि है हमारा रिवर वैलीज की हमने बात की है अभी। देन ज्योग्राफी ऑल्सो डिटरमाइंस द डेवलपमेंट सीन इन अ पर्टिकुलर एरिया। प्लेसेस वेयर द एनवायरनमेंट इज हार्श और स्पार्सली पॉपुलेटेड, the culture that develops in such areas does not have much outside influence. On the other hand, areas where the environment is favorable are densely populated. There is an exchange of goods which later develops into full-fledged. अच्छा, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो थे वो कई जगहों के लिए लाइक कल्चरल चेंजेस के लिए भी, जैसे कि डेवलपमेंट जो हमें पर्टिकुलर एरियाज में दिखाई दिए थे, उन सब चीज़ों को भी हमारा ज्योग्राफी कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी जगहें थी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्श थी, हम कह सकते हैं। जो जहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर था, कभी फ्लड आ जाना, कभी ड्राफ्ट हो जाना, ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे होते थे वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता था। साथ ही उन जगहों पे जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, अभी माउंटेन पासेस से हमने कुछ ट्राइब का एंटर करने की बात किया था, राइट, कि कुछ अलग अलग से जनजातियाँ जो है वो एंटर कर जाते हैं और फिर सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं वहीं पे। और सेटल कहाँ पे करेंगे? उसी पर्टिकुलर जगह पे करेंगे जहाँ पे उन लोगों को सही से अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कुछ मिल पाएगी। तो ऐसे कुछ एरियाज जो कि एनवायरनमेंट जहाँ का जो है बहुत हार्श होता था, इट मीन्स कभी बाढ़, कभी फ्लड और कभी ड्राफ्ट, ऐसे सिचुएशंस होते रहते थे। तो उन जगहों पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम होता था। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगह पे कौन रहेगा जहाँ पे बार बार बाढ़ आए या फिर जहाँ पे सूखा पड़ जाए, भूकंप आ जाए, ऐसी जगहों पे, ठीक है। तो कम होता था पॉपुलेशन, साथ ही साथ वहाँ पे जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता था, मतलब कल्चर का जो एक्सचेंज हो रहा था आपस में, वो भी बहुत ज़्यादा बहुत कम होता था, नॉट ज़्यादा, बहुत कम होता था। और साथ ही वो एरियाज जहाँ पे एनवायरनमेंट जो है फेवरेबल होता था, इट मीन्स जहाँ पे एनवायरनमेंट लोगों का साथ देता था, लोगों के लिए सफिशिएंट खाना प्रोवाइड करता था, पानी प्रोवाइड करता था। तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होता था, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होता था। साथ ही साथ जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस हुआ करता था, जैसे कि द इंटरचेंज ऑफ कल्चर, जो कि अलग ट्राइब के आए हुए लोग एंटर करते थे, तो भी उस जगह पे बस सेटल होने के बाद फिर क्या करते थे, उस जगह पे अपना कल्चर इंटरचेंज करते थे। मतलब उनका जो तरीका है, उनके जो ट्रेडिशंस है, उन सबको वो आपस में बांटते थे और फिर यहाँ पे कल्चरल इंटरचेंज होता था। ऑलराइट, तो ये था अबाउट द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। यहाँ पे दैट इज इट। हमने इससे पहले बात किया जस्ट अभी BCAD के बारे में और टाइम फ्रेम के बारे में, व्हाट इज प्री हिस्टोरी एंड व्हाट इज हिस्ट्री। एंड देन अभी हमने बात किया ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क व्हिच प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो दिस इज इट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ऑलराइट गाइस, सी या।